तो दोस्तों हमने रॉबर्टो मार्टिनेज को और पोर्चुगल की इस स्क्वाड को बहुत सारी गालियां दे ली उस ड्रॉ के बाद कोलंबिया के अगेंस्ट। और हमें जो मैच देखा उसके बाद हमारी आंखों में आंसू भी आए। हमने बहुत गालियां दी हर चीज के लिए, लेकिन थोड़ा शांत मन से अगर आप थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो ना इस मैच को और ये स्ट्रेटजी को, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पोर्चुगल की ये टीम चाहती थी ड्रॉ करके सेकंड फिनिश करना, क्योंकि सेकंड फिनिश करके जिस ब्रैकेट में वो जाते ना, वो ब्रैकेट उनके लिए इस ब्रैकेट से कंपैरेटिवली ईजी होने वाला था मैच में, टूर्नामेंट में आगे जाने के हिसाब से। क्योंकि अगर अभी जिस ब्रैकेट में है उस ब्रैकेट में मोस्ट ऑफ द टीम यूरोपियंस हैं, और जिस ब्रैकेट में वो जाते वहां पे उनके लिए तकलीफें क्यों होती, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। और ऐसा क्यों मुझे लगता है कि भाई जानबूझ के वो गए इस चीज़ के लिए, इसके बारे में भी हम एविडेंस के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो भाई, किस चीज़ की देरी है। हम शुरुआत करते हैं पहले भाई, पोर्चुगल ने ऐसा किया क्यों और मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्या एविडेंस है मेरे पास इस चीज़ के लिए। मैं आपको एविडेंस बताता हूँ। सबसे पहला एविडेंस तो जो रूबन नेविस का इंक्लूजन था वो ही है, क्योंकि वो एक डिफेंसिव आउटपुट आपको ज़्यादा देता है, फिजिकलिटी आपको ज़्यादा देता है ऑन द पिच जाओ नेविस के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। सब्स्टिट्यूशंस क्या किए इन्होंने, नूनो मेंडेस को निकाला, जाओ कैंसेलो को निकाला, इनकी जगह पे मथायस नूनेस और डिएगो डेलो को निकाला। भाई आप देख सकते हो दोनों फुल बैक्स को निकाल के फ्रेश लेग्स वहां पे एडअप किए। और जाओ कैंसेलो वाला सब्स्टिट्यूशन तो आपको बता देगा आंख बंद करके, कोई अंधा भी बोल देगा कि डिएगो डेलो को लाने का मतलब ये है कि भाई आप डिफेंसिव गेम की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़। अगला सब्स्टिट्यूशन क्या है भाई, विटीनिया को निकाल के सैमू कोस्टा को डाला, और रूबेन नेवोस को निकाल के जाओ नेविस को डाला। जो सैमू कोस्टा है वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, हमें सबको पता है, तो अगेन डिफेंसिव चेंज। जो जाओ नेविस है उसका डिफेंसिव आउटपुट, उसकी जो बॉल विनिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रूबन नेविस, और एक फ्रेश लेग वाला भी एंगल आ जाता है मिडफील्ड में। तो भाई ये दो चेंजेस अगेन डिफेंसिव चेंजेस हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा वो ड्रॉ की तरफ जाना चाहते थे। और एक सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट था इस पूरे मैच का, बाद में बहुत गालियां दी गई रॉबर्टो मार्टिनेज को इस चेंज को ना करने की वजह से, वो ये था कि भाई पेड्रो नेटो की जगह आप फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ को क्यों नहीं लेके आए। देखो यार, मैं अगर पुराने मैचेस की बात करूँ ना, अगर आपने पोर्चुगल्स के देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि भाई चाहे वो वर्ल्ड कप का क्वालिफायर हो, चाहे वो फ्रेंडली ही क्यों ना हो, और इस इवन इस वर्ल्ड कप में भी अभी तक फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ ने या तो स्टार्ट किया है गेम, या ऑफ द बेंच वो आया ही आया है उस राइट विंग पे। किसी भी मैच में एक आध मैच ऐसा होगा जहां पे उसको नहीं लाया गया होगा, लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट हर मैच में वो आया है। ऑफ द बेंच तो आया ही है, स्टार्ट नहीं किया है तब भी। और इस टूर्नामेंट में भी दोनों मैच में ऑफ द बेंच वो सेकेंड हाफ में आया ही है। लेकिन इस मैच में उसे इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि भाई जो पेड्रो नेटो था वो थोड़ा सा डिफेंसिव आपको वर्क रेट देता, लेकिन फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ जो है अटैकिंग आउटपुट बहुत बढ़िया आपको दे देता है। छुटकू सा प्लेयर है वो, चटक प्लेयर है थोड़ा सा, तो वो डिफेंस में आपको उतनी हेल्प नहीं कर पाता, फिजिकलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता, इसलिए उसको नहीं लाया गया है इस मैच में। तो ये तो रहे कुछ एविडेंस जो ये प्रूव करते हैं कि भाई रॉबर्टो मार्टिनेज इस चीज़ के लिए गए थे कि वो ड्रॉ कर लें इस मैच को और सेकंड में फिनिश करें। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों, तो भाई अगर आप वो ब्रैकेट देखो ना जहां फर्स्ट फिनिश करके पोर्चुगल जा सकती थी, पहला मैच उन्हें राउंड ऑफ 32 में घाना से खेलना पड़ता, दूसरा स्विट्जरलैंड से मोस्ट प्रोबेबली। ये दोनों मैच कंपैरेटिवली इजी होते, लेकिन घाना वाला मैच उनके लिए अगेन टफ होता, क्योंकि हमने डीआर कोंगो के अगेंस्ट देखा था कि पोर्चुगल की ये टीम लो ब्लॉक टीम्स को खोलने में बहुत ज़्यादा असमर्थ है। और घाना एक लो ब्लॉक टीम है, घाना एक हराम बॉल खेलने वाली टीम है, बहुत तगड़ा डिफेंस करती है वो, हमने ये देखा है भाई, इंग्लैंड उनके अगेंस्ट स्कोर नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे कि भाई घाना में भी उन्हें पेनल्टी तक लेके जा सकती थी। आगे बढ़े, स्विट्जरलैंड में भी इजी हो सकते थे, और घाना स्विट्जरलैंड दोनों अगर मान लो निकाल भी लेते तो आपको फिर अर्जेंटीना मिल रही थी भाई क्वार्टर फाइनल में, जहां पे आप अगेन स्ट्रगल करने ही वाले थे। तय बात है कि क्योंकि हिस्ट्री भी इस चीज़ को प्रूव करती है, 8 मैच पोर्चुगल ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेले हैं इनकी हिस्ट्री में, सिर्फ 2 जीत पाए हैं भाई। चलो आपने मान लो अर्जेंटीना को निकाल भी लिया किसी तरीके से, बाय चांस एनी हाउ, आगे आपको जाके सेमीफाइनल्स में आपको मिलने वाली थी ब्राज़ील। मोस्ट प्रोबेबली ब्राज़ील मिलती या इंग्लैंड भी मिल सकती थी, लेकिन अगर ब्राज़ील की बात करें तो भाई ब्राज़ील के अगेंस्ट पोर्चुगल ने 19 मैचेस खेले हैं हिस्ट्री में, सिर्फ 4 जीत पाए भाई। तो फिर कैसे आप इस ब्रैकेट में रह के ये सोच रहे थे कि आपके लिए आसान हो जाएगा।
अगर दूसरी तरफ जिस ब्रैकेट में पोर्चुगल अभी है वहाँ पे हम देखें तो उन्हें मोस्ट ऑफ द मैचेस यूरोपियन साइड्स के अगेंस्ट खेलने हैं, जिनके अगेंस्ट या तो वो मैच खेल चुके हैं या उन्हें हरा चुके हैं। बहुत एक्सपीरियंस है उन टीम के अगेंस्ट खेलने का पोर्चुगल की इस स्क्वाड को, तो इसलिए मेरे हिसाब से पोर्चुगल दूसरे नंबर पे गई है। अगर हम बात करें उनके ओपोनेंट्स की, राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया मिलेगी। क्रोएशिया की एवरेज एज घाना वाले मैच में 30 ईयर्स 94 डेज की थी, थोड़ी सी बुढ़ी स्क्वाड है इनकी, बट पोर्चुगल के पास वो इंटेंसिटी है जो इंटेंसिटी क्रोएशिया को हर्ट कर सकती है। क्योंकि इंग्लैंड के मैच में हमने देखा था कि इंग्लैंड की इंटेंसिटी से क्रोएशिया कोप अप नहीं कर पाई थी थ्रू आउट द गेम, और इसी वजह से वो 4-2 की स्कोर लाइन से हारे थे उस मैच में। अब हम आगे बढ़े भाई, अगर पोर्चुगल क्रोएशिया से जीत जाती है एनी हाउ, तो आगे बढ़ के स्पेन मिलती है इनको। स्पेन को ऑलरेडी इनने यूरोज में हरा रखा है भाई। स्पेन के लिए लमीन यमाल को अगर आपने कंटेन कर लिया है अच्छी तरीके से, तो फिर आपको भाई और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लमीन यमाल ही एक बंदा है उनकी टीम में जो गेम चेंज कर सकता है। वो हमने पूरे मैचेस में देखा। पहला जो इनका मैच था जहां लमीन यमाल अवेलेबल नहीं था, कैपे वर्दे के अगेंस्ट, भाई ड्रॉ किया था इनने। अल्टीमेटली लमीन को लेके आना पड़ा था और उसने आके ही थोड़ा बहुत कुछ इम्पैक्ट डाला था उस मैच में। उरुग्वे के अगेंस्ट भाई, उरुग्वे के अगेंस्ट अभी मैच देखा हमने, कितना घटिया मैच खेला था। 1-0 से जीत गए वो सही बात है, लेकिन उरुग्वे की फिजिकलिटी ने डोमिनेट किया था भाई मिडफील्ड को इनकी। तो ये चीज़ थोड़ी सी है कि स्पेन के पास क्वालिटी है, मिडफील्ड में बहुत बढ़िया क्वालिटी है। लमीन यमाल द गेम चेंजर है उनके पास। लेकिन अगर आपने लमीन को कंटेन कर लिया, फिजिकलिटी में थोड़ा आप ऊपर रहे, तो आप स्पेन की इस टीम को हरा सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है। इस टूर्नामेंट में स्पेन, मुझे जितनी हाइप क्रिएट की जा रही थी उसके अराउंड, उसके हिसाब से तो अभी उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। मे बी वो आगे जाके भाई अच्छा खेलने लगे, वो हो सकता है। लेकिन अगर लमीन को कंटेन कर लेते हो आप, जो कि कर रखा है पोर्चुगल ने, उनको आइडिया है इस चीज़ का, तो आपको फिर यहाँ पे चांस आपका बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, अब आगे जाके हम बात करें भाई, स्पेन से भी अगर जीत जाते हैं तो इनको फिर बेल्जियम या फिर यूएसए मिलेगी। तो बेल्जियम की अगेन मैं वही बात करूंगा, इनके 2-3 प्लेयर्स को आप अगर रोक लोगे, जैसे केविन डी ब्रुनाय है, लुकाकू है, ये 2-3 इनके प्लेयर्स हैं, वो भी थोड़े से एजेड टाइप के हैं। अगर इनको आपने रोक लिया, इंटेंसिटी आपने रखी, काउंटर्स पे इनको हिट करने की कोशिश करी, तो बेल्जियम को आप आराम से निकाल लोगे। यूएसए की टीम थोड़ी सी यंग है, थोड़ी फ्री फ्लोइंग डायरेक्ट फुटबॉल खेलती ज़रूर है, उनके पास क्राउड सपोर्ट भी है। तो अगर ये पहुंचते हैं यहाँ से, तो फिर थोड़ा बहुत ये ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ तक पोर्चुगल पहुंच जाती है ना, क्रोएशिया स्पेन को हरा के, तो मेरे को लगता नहीं कि भाई फिर वो यूएसए के सामने क्रम्बल करने वाले हैं। तो इसलिए यूएसए को भी निकाल सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आगे जाके उनको ज़रूर फ्रांस या फिर जर्मनी फेस करनी पड़ेगी, वहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ें हो सकती हैं फ्रांस अगर आ जाती है वहाँ से तो। क्योंकि फ्रांस भाई देखा जाए तो बहुत खतरनाक टीम है, ये हम सब मानते हैं। उनके पास एक को रोकोगे तो दूसरा खिलाड़ी है, दूसरे को रोकोगे तो तीसरा खिलाड़ी है। वो वाला मैच किसी तरीके से मैनेज करने को देखना पड़ेगा पोर्चुगल को। वो अब रॉबर्टो मार्टिनेज जाने अगर वहाँ तक पहुँचते हैं ये, तो मेरे हिसाब से भाई ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पोर्चुगल की ये टीम, रॉबर्टो मार्टिनेज इस ड्रॉ के लिए गए, जिसकी वजह से पोर्चुगल ने दूसरा नंबर पर फिनिश करना ज़्यादा सही समझा इन कंपैरिजन टू पहले नंबर पे। क्योंकि पहली चीज़, उन्हें उन साउथ अमेरिकन टीम के अगेंस्ट नहीं खेलना था, उनसे बचना था, क्योंकि भाई वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं यार, ये ट्रुथ है। दूसरी चीज़, जिस ब्रैकेट में वो हैं वहाँ पे मोस्ट टीम्स यूरोपियन टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट वो खेल रखे हैं ऑलरेडी, और उन्हें एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा खासा। ये सारी चीज़ों की वजह से, और एविडेंस मैंने आपको दे दिया है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है। ये सब देख के मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि पोर्चुगल ने जानबूझ के वो सब किया था। तो अब गाली बकने की ज़रूरत है नहीं। बाकी देखते हैं भाई आगे चल के क्या होता है यार, हम गलत भी हो सकते हैं, सही एकदम नहीं है हम, बस जो चीज़ें सामने दिख रही हैं फैक्ट के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय मेरे दोस्तों।